Good morning, everyone. I am Chandan Yadav. You are watching English by Chandan Yadav. Today we will discuss about the third part of present continuous tense. This is the third part, and we will discuss in this video appear, have. These are the state verb we will watch in this video. Let's start today class from the two example which were given by me yesterday. Let's see the first example. Are you hearing a noise? ये पहला क्वेश्चन था जो कल का था, मैंने आपको करने को दिया हुआ था। इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि 4 या 5 स्टेटिव वर्ब थी जिनके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि स्टेटिव वर्ब क्या होती हैं, और यदि उनमें कोई एक्शन ना हो, कोई काम ना हो, तो उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। चलिए देखते हैं आज पहले दो एग्जाम्पल से। आर यू हियरिंग अ नॉइज? क्या तुम आवाज़ सुन रहे हो? हमने पढ़ा था कि जो हियर वर्ब होती है, इसका जब आईएनजी फॉर्म रहेगी तब इसका मतलब हो जाएगा सुनवाई करना, है ना। जब इसका मतलब होगा हियरिंग तब इसका मतलब होगा सुनवाई करना। तो उस केस में इसकी आईएनजी फॉर्म लिखी जा सकती है, लेकिन अदर केस में हम हियरिंग को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में या किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पे वही लिखा हुआ है आर यू हियरिंग, तो यहाँ से आर को हटाएंगे, ड्रॉप करेंगे और हियरिंग को भी हटा देंगे। फिर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू लिखा हुआ है, तो हमारा सब्जेक्ट जब यू है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? डू हो जाएगी। डू यू, अब हियर है यहाँ पे कट करके हियर्स करना पड़ेगा, एच ई ए आर। डू यू हियर अ नॉइज, ये आपका करेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर सही हो जाएगा। द सेकेंड एग्जाम्पल वॉज इट इज स्मेलिंग सो नाइस। यह काफ़ी ज़्यादा स्मेलिंग दे रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा स्मेल कर रही है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हमें पढ़ा था कि स्मेल, है ना, स्मेल का मतलब क्या होता है? हमने कल ये पढ़ा था कि स्मेलिंग का मतलब दुर्गंध, है ना। स्मेल का मतलब सूंघना भी होता है ना, लेकिन जब इसका स्मेल का मतलब सूंघना होगा तब ये एक्शन वर्ड हो सकती है, लेकिन स्मेल का मतलब जब दुर्गंध होगा या सुगंध कह सकते होगा तो उस केस में इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होगी। फिर इसको किस टेंस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। यहाँ से दोनों को ड्रॉप कर देंगे और स्मेल को हम पहली फॉर्म में लिख लेंगे, यानी हालांकि सब्जेक्ट हमारा कौन है? इट लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? वर्ब में यस या यस लगा देंगे, तब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बाकी जो बची हुई रिमेन स्टेट वर्ब थी उनमें है पहला अपीयर। अपीयर का मतलब टू सीम, यानी प्रतीत होना, और जब इसका मतलब होगा प्रतीत होना तब ये स्टेटिव वर्ब होगी, यानी जब ये स्टेटिव वर्ब होगी तो इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम नहीं लिख पाएंगे। लेट्स सी विथ एग्जांपल। द एग्जाम इज अपीयरिंग टू बी डिफिकल्ट। एग्जाम कैसा अपीयर हो रहा है? एग्जाम प्रतीत हो रहा है कि ये काफ़ी डिफिकल्ट है ना, ऐसा लग रहा है कि एग्जाम प्रतीत हो रहा है कि काफ़ी डिफिकल्ट होगा, ये इसका मीनिंग है। तो अपीयर का मतलब प्रतीत होना, और जब ये इसका मतलब प्रतीत होना होगा तब ये कौन सी वर्ब होगी? तब ये स्टेटिव वर्ब हो जाएगी, और स्टेटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, मतलब इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। फिर यहाँ से इसको सही कैसे कर पाएंगे? यहाँ से इज अपीयरिंग को हटा देंगे और फिर इसको किस में लिखेंगे? प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपीयर। हम जैसे अपीयर लिखेंगे देख लेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है? एग्जाम्स, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसमें यस या यस लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। अब जब अपीयर की हालांकि आईएनजी फॉर्म भी होगी, है ना, इसकी आपको आईएनजी फॉर्म भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन उस केस में ध्यान रखिएगा अपीयर का मतलब उस समय प्रतीत होना नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? टू कम आउट। अपीयर का मतलब था उपस्थित होना। जब अपीयर की आईएनजी फॉर्म को दिख जाएगी तो वहाँ पर इसका मतलब होगा उपस्थित होना, या टू बी पब्लिश्ड मतलब प्रकाशित होना। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं जब इसकी आईएनजी फॉर्म होगी तो। लेट्स सी विथ एग्जांपल्स। माय न्यू बुक इज अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ। कह रहा है कि जो मेरी न्यू बुक है, जो मेरी न्यू बुक है, अब यहाँ पे क्या अपीयर का मतलब प्रतीत होना है या प्रकाशित होना है या उपस्थित होना है? तो जो हमारी न्यू बुक है वह नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगी? प्रकाशित हो जाएगी। बुक प्रकाशित ही होती है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस ये अब ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और अपीयरिंग क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। और सॉरी इस केस में था, तो उसमें ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और अपीयरिंग हो जाएगी मेन वर्ब, और बुक क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। देखिए इस केस में इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है टू बी पब्लिश यानी प्रकाशित होना। अब यहाँ पे इसका मतलब प्रतीत होना नहीं है। Let's see the next example. The next artist is appearing on the stage. क्या लिखा हुआ है कि जो नेक्स्ट आर्टिस्ट है, जो अगला आर्टिस्ट है, वो स्टेज पे क्या होगा, प्रकाशित होगा या उपस्थित होगा या प्रतीत होगा। तो जो भी नए आर्टिस्ट होते हैं उनको स्टेज पे क्या किया जाता है, वो उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे जो अपीयरिंग लिखा हुआ है इसका मतलब होगा उपस्थित होना। अब यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और अपीयरिंग मेन वर्ब हो जाएगी। अपीयर कौन होंगी, तो आर्टिस्ट होंगे, तो आर्टिस्ट हो जाएंगे सब्जेक्ट। देखिए हाँ, यहाँ पे इनकी आईएनजी फॉर्म तो नहीं हो सकती है, लेकिन इस केस में इनकी आईएनजी फॉर्म हो सकती है जब इनका मतलब होगा उपस्थित होना या प्रकाशित होना। चलिए अगली हमारी जो स्टेटिव वर्ब है वो है हैव। अब हैव का मतलब क्या होता है, ऑन या पोसेस। हैव का मतलब होना या पोसेस का मतलब भी होना, और जब इसका मतलब होना होगा तब स्टेटिव वर्ब हो जाती है। जब इसका मतलब होगा होना तब ये कौन सी वर्ब हो जाती है, स्टेटिव वर्ब हो जाती है। जैसे ही इज हैविंग अ ग्रेट फैमिली। अब बताइए इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसकी उसकी फैम ही इज हैविंग अ ग्रेट फैमिली, उसकी बड़ी फैमिली हो रही है, उसकी बड़ी फैमिली हो रही है। ये कौन सी बात है कि बड़ी फैमिली हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे तो हैविंग का मतलब हो नहीं पाएगा, तो फिर इसकी यानी फॉर्म बिन तो एग्जिस्ट नहीं हो पाएगी। फिर क्या करेंगे, ये एक साथ कहना चाहता होगा कि ही हैज़ अ ग्रेट फैमिली, उसकी एक बड़ी फैमिली है। तो यहाँ से हम इसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, यहाँ से इसको ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे इसको हटाएंगे तो यहाँ पे हैज़ करना, सॉरी, ही हैज़ अ ग्रेट फैमिली। अब यहाँ पे इस हो जाएगा हैव। अब देखिए इस केस में ही के साथ हम हैज़ लगा पाएंगे, है ना। इस केस में ही के साथ हम हैज़ लगा पाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगी ही हैज़ अ ग्रेट फैमिली, उसकी एक बड़ी फैमिली है। लेकिन ध्यान रखिएगा हैविंग की आईएनजी फॉर्म भी हो पाएगी, लेकिन उस केस में क्या होगा, इसका मतलब या तो ईट हो जाएगा खाना, या ड्रिंक पीना, या टू स्पेंड मतलब व्यतीत करना। जब हैव की आईएनजी फॉर्म हो पाएगी, ध्यान रखिएगा, जब जब हैव की आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगी तो उसका मतलब या तो खाना होगा, या ड्रिंक करना होगा, या टाइम स्पेंड करना होगा। ये उसका मीनिंग होगा जब इसकी आपको आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगी। जैसे आई एम हैविंग लंच। आई एम हैविंग लंच का मतलब मैं लंच कर रहा हूँ। आई एम हैविंग लंच का मतलब मैं लंच कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो हैविंग लिखा हुआ है इसका मतलब ये खाना वाला हो जाएगा कि मैं लंच खा रहा हूँ या मैं लंच कर रहा हूँ। तो उस केस में ये जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब, हैविंग हो जाएगी मेन वर्ब, आई हो जाएगी सब्जेक्ट, हैविंग व्हाट लंच, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखा यहाँ आपने, इस यहाँ पे हैव की आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट हो पाएगी और इसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ही इज हैविंग ही इज हैविंग गुड टाइम दिस डेज। वह इन दिनों में अच्छा टाइम व्यतीत कर रहा है। अब यहाँ पे जो हैविंग लिखा हुआ है, यहाँ पे जो हैविंग लिखा हुआ है इसका मतलब स्पेंड करना है, व्यतीत करना। तो यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और हैविंग हो जाएगी मेन वर्ब और ही हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना। हैविंग व्हाट टाइम, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये नाउन हो जाएगा। फिर गुड क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और दिस डेज क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि जब भी हैविंग की आईएनजी फॉर्म दिखे तो इसके तीन मीनिंग हो सकते हैं, या तो खाना, या कुछ पीना, या टाइम को स्पेंड करना। तो इसलिए इनकी आईएनजी फॉर्म हो पाएगी, लेकिन अदर केस में इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं हो पाएगी, इसलिए उनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख पाएंगे। तो ये थे अपने स्टेटिव वर्ब के बारे में, हमने एक एक करके सबको देखा, इनके एग्जाम्पल के साथ देखा, और कैसे इनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी लिख पाएंगे, तो वहाँ पे उनके क्या मीनिंग हो पाएंगे, ये भी हमने इन स्टेटिव वर्ब को देखा है। अब आइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। अब जो कुछ और ऐसे वर्ड हैं जो कीवर्ड हैं कि हम अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखना होगा तो ऐसा क्या हिंट होगा। देखिए अगर मैं कहूँ कि एग्जाम में अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इधर आएगा तो वहाँ पे एग्जामिनर के पास कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरियाँ होंगी, वो कुछ ना कुछ हिंट जरूर देगा जिससे वो लगवाना चाहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, तो वो कुछ ना कुछ हिंट देगा। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, इससे कौन कौन से हिंट होंगे, जैसे डेली, एवरीडे, है ना, नेवर, मैंने ये वर्ड बताए थे कि ये वर्ड दिख जाएंगे तो उस समय प्रेजेंट इंडेफिनिट के आप इधर करेक्शन उसमें पहचान सकते हो। उसी प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो की पॉइंट हैं उसको ध्यान से देखिएगा कौन कौन से हैं। दीज डेज, एट प्रेजेंट, राइट नाउ, एट द मोमेंट, नाउ, टुडे, और भी ऐसे वर्ड हैं, अगर ये आए तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे तो ऐसा कोई एडवर्ब लास्ट में आया नहीं है, ना ही दिस डेज, ना ही एट प्रेजेंट, ऐसा कोई वर्ड लिखा नहीं है, तो क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है।
नहीं, ये बिल्कुल सही है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर एग्जामिनर अगर आपको ऐसा कुछ देगा, मतलब ये मैंने छोटा सेंटेंस लिखा है, अगर एग्जामिनर ऐसा सेंटेंस दे देगा तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाएगा या किसी अन्य टेंस में लिखा जाएगा। मतलब एग्जामिनर की मजबूरी बन जाएगी कि वहाँ पे अगर वो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कराना चाहता है तो उसको ये सारे हिंट देने ही पड़ेंगे। अब वो हिंट कैसे आएंगे, यहाँ से देखिए, आई स्टे इन मुंबई दिस डेज, क्या लिखा हुआ है कि मैं इन दिनों मुंबई में रुकता हूँ। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस अगर इतना होता तो बिल्कुल सही होता। आई स्टे इन मुंबई का मतलब मैं मुंबई में ठहरता हूँ, रुकता हूँ, ये अपनी ये फैक्ट बताता है। लेकिन जैसे ही इसने अगला वर्ड लिखा है दिस डेज, वैसे ही हमें हिंट मिल गया कि हमसे ये कराना क्या चाहता है। शायद वो ये कहना चाहता है कि इन दिनों मैं इस समय मुंबई में ही रह रहा हूँ। दिस डेज लिखा हुआ है यानी ये ऐसा एडवर्ब है जो कॉन्टिन्यूअस टेंस को रेफर करता है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना पड़ेगा और आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगा देंगे और स्टेइंग कर देंगे, तब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो पाएगी। तो देखा आपने कि ये ऐसे हिंट हैं जो दिखाते हैं कि हमें वर्ब को कौन से टेंस में लिखने हैं। तो यही आपको हिंट पकड़ने हैं अगर आपको एग्जाम में बेहतर नंबर लाने हैं तो। जैसे द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वेट्स फॉर यू आउटसाइड द पार्क एट प्रेजेंट, वह इंतजार करता है, वह बाहर इंतजार करता है तुम्हारा, है ना, पार्क में इस समय। एट प्रेजेंट टाइम वो तुम्हारा इंतजार पार्क में करता है, बाहरी पार्क में करता है, इसका मीनिंग है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे वेट्स तो लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो लिखा गया है, लेकिन लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एट प्रेजेंट, मतलब इस समय। यानी ये बात जो है क्या करना चाहता है कि इस समय करंट सिचुएशन की बात कर रहा है, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगवाना चाहता है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से वेट को ड्रॉप कर देंगे और ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा और वेटिंग में आईएनजी लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस हो पाएगा। देखा आपने, ये कुछ ऐसे हिंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो कीवर्ड है ये आपके लिए काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको देख लेंगे और कैसे इनको अप्लाई करना है मैंने आपको वो दिखा दिया यहाँ से। तो इस प्रकार से अपना जो थर्ड पार्ट था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यहाँ से समाप्त हुआ और अगली जो वीडियो आएगी वो नेक्स्ट टेंस की आएगी। फिलहाल के लिए आपके लिए होमवर्क है, ये 2 सेंटेंस, इसमें आपको एरर बताना है और क्या करेक्शन होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपना काम ज़रूर किया करिए, ज़रूर वीडियो को शेयर किया करिए। हाँ, अपने सुझाव कोई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिया करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स। Tomorrow.